अच्छा, इसमें इसमें कह रहा है कि देखो, यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्स टू राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन एज अ वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? वो ये होती है ना कि A1 V1 प्लस A2 V2 A3 V3 अप टू AN VN और इक्वल्स टू B। ये होती है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो अब वेक्टर इक्वेशन बनती किस तरह है? वो बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म से ही बनती है। ये हमारा V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है वेक्टर X1 X2 अप टू XN, ठीक है, ये VN तक है। और ये है B। तो वेक्टर इक्वेशन किस तरह बनती है? इससे वेक्टर इक्वेशन किस तरह बनती है? ये क्या है? मैट्रिक्स फॉर्म है ए। ये पूरा ए हो गया, ठीक है, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। तो वेक्टर इक्वेशन किस तरह बनती है? सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो V1 से, X1 V1, इसे X1 कह लो, A1 कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। X2 को V2 से मल्टीप्लाई कर दो। V1 V2 क्या है? कॉलम है पूरे। मिसाल यहाँ पे V1 आपका ये भी हो सकता है कि 1 2 3 इस तरह, ठीक है। तो प्लस इसी तरह X3 V3 अप टू XN VN इक्वल्स टू B, ठीक है। तो इस तरह बनती है मैट्रिक्स फॉर्म से वेक्टर इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन बनाने किस तरह है? अब इसमें देखो, इसमें यही काम करना है इस वाले सवाल में। ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और यहाँ पे ये A1 A2 A3, ठीक है। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है यूज द डेफिनेशन ऑफ एक्स टू राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन एज अ वेक्टर इक्वेशन। तो वही काम करना है इसको। इस पूरे V1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 5 - 2, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये वाला -1। फिर V2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - 7, फिर +3, फिर V3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -8 3, और -2, और यहाँ पे V4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 5, और ये B का सेम का सेम, -8 और 16। तो ये आप कन्वर्ट होगा किसमें? वेक्टर इक्वेशन में। ये काम करना है इसके अंदर। वैसे आप बिल्कुल खोल दें तब भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। तो इस तरह इसमें इन्होंने कहा कि ये वेक्टर फॉर्म दी हुई है, तो यहाँ से मैट्रिक्स फॉर्म निकालनी है, उसका उल्टा प्रोसेस कर दें, ठीक है। ये आपका V1 था, V2 है, ये V3 है, V4 है, और ये B है। इसमें वही काम करना है, मैट्रिक्स बना दें सिंपल। V1 ये यहाँ पे आ जाएगा, 4 - 2, V2 यहाँ पे आ जाएगा, -4 5, और V3 यहाँ पे आ जाएगा, -5 4, और V4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपके मैट्रिक्स। और Z1 Z2 Z3, ये पूरा का पूरा कॉलम कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। और B आपका क्या था? वो था 4 13। तो ये किस फॉर्म कन्वर्ट हो गई? ये हो गई A Z। मैंने इसलिए लिखा जी का वेरिएबल हुआ ना, सारे वेरिएबल जी की है। तो A Z और साथ में B, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? A Z = B वाली फॉर्म में। तो ये करना है इस वाले क्वेश्चन में। कोई लंबी साइंस नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये आ गई वेक्टर वेक्टर इक्वेशन, और ये आपकी आ गई मैट्रिक्स। ठीक हो गया। ये दोनों में ये काम करना था बस, और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसके बाद कह रहा है गिवन A and B इन एक्सरसाइज 11 and 12, write the augmented matrix for the linear system that corresponds to the matrix equation this, then solve the system and write the solution as a vector। अब आप लोगों ने सिंपल इसका सोल्यूशन बताना है, ठीक है। अब सोल्यूशन के लिए एक एक्स क्या है यहाँ पे? वो आपका जितने यहाँ पे हैं रोज है ना, वो हो गया आपका एक्स, मतलब X1 X2 X3, ठीक है। तो ए आपका क्या है यहाँ पे? मैट्रिक्स दी हुई है इन्होंने, 1 2 4 0 1 5, -2 -4 -3, और बी भी दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ -2 2, और ये 9। अब आपने ये वाले मेथड यूज करना है, A x = B। तो ए आपका दिया हुआ है इन्होंने ये,
ठीक है। मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगी जो लिखा हुआ है 1 0 -2, ये यहाँ पे आ जाएगा 2 1 4, ये यहाँ पे 4 -3। और एक्स क्या था? एक्स आपका x1, x2, x3 था। कुछ समझना है पूछ लेना अपने साथ, ठीक है। -2 9। अब ये आपकी फॉर्म बन गई, ये वाली। ये ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी सिस्टम बन जाएगा कुछ इस तरह का, x1 +2x2 +3x3, सॉरी 4x3। और यहाँ पे बन जाएगा x2, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और +5x3। इसको फिर आप इससे मल्टीप्लाई करो, तो -2x1 -4x2 -3x3, ठीक हो गया। फिर भी आपको इस तरह का इस तरह रखो फिलहाल, कि -2 2 9। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया। अब इससे आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो इसको। ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करने के लिए आपने वही मैट्रिक्स आ जाएगी, 1 2 4 0 1 5 -2 -4 -3 -2 2 9। तो ये आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, यहाँ तक। अब आपने करना क्या है, इसे आरएफ में कन्वर्ट करना है, और वहां से आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज निकालनी है। अब उसके लिए देखो, आरएफ में ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो इसके नीचे हमें ये जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है। ये तो ऑलरेडी है, तो इसे जीरो बनाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या लगाएं? वो लगाएं 2r1 +r3 इन r3, ठीक है। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? हाँ, हाँ, ठीक है। अब इसको आप इस तरह रहने दें, 2 4 -2। इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसमें ऐड कर दूं। इसको आप फिलहाल ऐसे रहने दें, जिससे हमने ऑपरेशन लगाया नहीं इसके ऊपर। 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें तो 0। इसे 2 से करें 4, इसमें ऐड करेंगे तो 0। 2 से करें इसे, इसमें ऐड करेंगे तो 8 5, ठीक है। और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है, 2 से करेंगे तो -4, और ये 5 हो जाएगा। अब ये आरएफ में कन्वर्ट हो गई ऑलरेडी, क्योंकि देखें इसकी नॉन जीरो एंट्री, इसके इसके नीचे 0 है, तो इसकी नॉन जीरो एंट्री इसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो ये कन्वर्ट हो गई किसमें? आरएफ में। अब यहाँ से आपने x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, इस तरह भी निकाल सकते हैं कि आप इसे बैक सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लें, बैक सब्स्टिट्यूशन से कर लें, या आप डबल आरएफ से कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर डबल आरएफ से करेंगे, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, डबल आरएफ में ये मसला है कि आपको इसे दोबारा डबल आरएफ में कन्वर्ट करेंगे ना, कैलकुलेशन की गलती हो सकती है कहीं ना कहीं आपसे। और बैक सब्स्टिट्यूशन से इजीली हो सकता है। सिर्फ मसला ये है कि बैक सब्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ से x3 की वैल्यू आएगी, ये x3 आपको इसमें पुट करनी पड़ेगी x2 के लिए, फिर ये x2 x3 की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी x1 के लिए। ये मसला होता है बस, ठीक है। तो बहरहाल हम इससे करते हैं। अब इस सिस्टम को दोबारा क्या बन जाता है, x1 2x2 +4x3 =-2, और ये बन जाएगा x2 +5x3 =2, और ये बन जाएगा x3 =5। तो अब यहाँ से हमें सोल्यूशन क्या मिला x3 का? 1। ये वैल्यू आप इसमें प्लग कर दें, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 5 - 3। सिंपल, मैंने इसमें x3 प्लग किया, उस तरफ ले गया हूँ। तो x2 की वैल्यू हो गई -3, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज x1 x2 की इसमें प्लग कर दें, तो इसमें करेंगे तो x1 +2 -3 प्लस, तो यहाँ पे 4 1 =-2। अब ये यहाँ से x1 की वैल्यू निकालने क्या आ रही है, कि -6 -2, तो वहां से x1 =0, ये आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब x1 x2 x3 की वैल्यूज आ गई हमारे पास। उसने क्या पूछा था?
उसने पूछा था कि देन सोल्व सिस्टम, सिस्टम सोल्व हो गया, राइट द सॉल्यूशन एज अ वेक्टर। तो एज अ वेक्टर आप किस तरह लिखते हैं, ये आपका वेक्टर हो गया। अच्छा, वेक्टर को ना ज्यादातर आप बोर्ड से शो करते हैं, ठीक है, ये बोर्ड से इस तरह। तो यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, और यहाँ पे x3, ये आपका वेक्टर है। और उनकी वैल्यूज क्या है, वो जो निकाली है हमने, क्या निकाली थी, 1 आई थी आई थिंक, और इसकी -3 आई थी, और इसकी 0। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो ये करना था इस वाले सवाल में। कोई समझ ना आए कोई चीज़ तो पूछ सकते हो तुम लोग। अच्छा, इसमें रख के देख लो अब क्या आ रहा है, -1 माइनस, अब देखो ये जो सोल्यूशन निकाला है ना, 1 -3 0, रख के देखो इसका सेटिस्फाई करेगा ये। 1 ये हो गया, ये -6 हो गया, और ये 0 हो गया, -6 हो गया। और यहाँ से आपका, मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे आएगा x1 की वैल्यू 0 थी, x2 की -3 थी, और x3 की 1 थी। तो ये 0, ये -6, और यहाँ से 4। तो आंसर क्या है, -3। यहाँ -2 लिखा होगा, ठीक है। इसी तरह ये वैल्यूज आप इसमें प्लग करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपको सेटिस्फाई करके दिखाएगा ये, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें ये करना था। अब इसमें देख लो रख के, इसमें रखोगे तो ये आएगा -3 +5 = 2, तो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे रखोगे तो ये 0, तो 4 -3, -3 तो 12, -3 = 9। तो इसका मतलब आप, अगर आप लोगों को लगता है ना कि आपने कहीं गलती की होगी या नहीं, तो सिंपल आप वैल्यूज जो आएंगी वो वहां पे रख के देखो। अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो कहीं ना कहीं गलती की आपने। तो इस वाले सवाल में ये करना था, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद लेट यू बी दिस एंड ए बी दिस इज यू इन स्पेन R3। अच्छा, स्पेन का मतलब मैंने पहले भी बताया था। स्पेन का सिंपल मकसद ये है कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप कहेंगे स्पेन कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब वो स्पेन R2 में करेगा, R3 में करेगा, किस में करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने पिवट वैल्यूज में आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अब मेरे पास मैट्रिक्स है ये, 3 -2 1। सॉल्व आपने वही काम करना है जो आपने ऊपर किया है ना, AX = B, जिस तरह इसका करते हैं वही काम इसका करना है, ठीक है, स्पेन चेक करने के लिए। -5 6 1, और यू आपका क्या था, 0 4 4। अब आप इसका सोल्यूशन निकाल के देख लें। अगर सोल्यूशन कंसिस्टेंट आ रहा है ना, तो आप कहेंगे कि स्पेन कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्पेन फिर आप चेक करेंगे कि स्पेन R3 में कर रहा है, R4 में कर रहा है, किस में कर रहा है। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, देखें। अब लेट्स सपोज ये किसकी 3 by 3 की मैट्रिक्स है ना, अगर इसके अंदर दो पिवट वैल्यू आती है ना, दो पिवट, तो आप क्या कहेंगे, स्पेन इन 2 डायमेंशन, 2D इन R3। R3 क्यों कहे, टोटल 3 रोज थी, तो R3। और 2D क्यों कहे, क्योंकि जितने पिवट पोजिशन होंगे उतने, ठीक है। अब 2D का मतलब होता है, अगर आप ज्योमेट्री में देखें तो प्लेन। तो आप कहेंगे स्पैन इन प्लेन, स्पैन प्लेन इन R3, सिंपल ये कह देंगे। सिंपल आप इसमें ये चीज देख लेना कितनी पिवट आ रही है। पिवट अगर चार चार आ रही है, लेट्स सपोज आपकी मैट्रिक्स है 5 by 7 की, ठीक है, इसके अंदर आपकी 3 पिवट पिवट पोजिशन आ रही हैं, तो आप कहेंगे 3 डायमेंशन इन R5, क्योंकि R5 क्या है, 5 रो है। तो ये आप इसको सोल्व करते हैं। अब ये है 3, ये है -5, ये है 0, ये -2, ये 6, ये 4, ये 1, ये 1, और ये 4। अब वही आरिफ में कन्वर्ट कर लो इसको पहले। कन्वर्ट करने के लिए मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, इसको आप 2R1 +2R1 3R2 3R2, मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 3 से किया, और R2 में ऐड कर दिया। तो ये मैंने सेम का सेम रखा, -5 0। जब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से करेंगे, और R2 में ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा ये पार्ट। इसे आपने 2 से किया, इसे 3 से किया, तो ये आई थिंक 8 हो जाएगा यहाँ पे। और इसे
टू से किया ऐसे, थ्री से किया ये 12 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा ऑपरेशन ये मैं एक साथ कर रहा हूँ, आप एक साथ भी कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन मैंने इसको जीरो बनाना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि -3 टाइम्स ऑफ R3 प्लस R1 इन R3। मैंने इसको R3 -3 से मल्टीप्लाई किया और इस वाली रो को इसमें ऐड कर दिया। जब ये करूंगा तो -3 पे जीरो, तो -3 ये -8 हो जाएगा, तो -3 ये -12 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये तो पता है ना ऑपरेशन किस तरह निकाला है मैंने, इस तरह का मैंने बताया भी था ये, कि इस तरीके से आप कर सकते हो कि आपका जो फ्रैक्शन में ना हो। अगर आप लोगों ने इस तरीके से करना जो मैम ने बताया वो भी ठीक है, कि आप इसको 1 बना लें, फिर आप -2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें जिस तरह आपको सही लगे। अब देखें, ये दोनों तो 0 0 हो गए। अब हमें क्या, इसको जीरो बनाना है। उसके लिए मैं R2 को R3 में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा -5 0, और ये 0 8 12। अच्छा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो 0 0 0। अब देखें सोल्यूशन कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। सोल्यूशन कंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या कहेंगे आप, क्या स्पैन कॉलम्स ऑफ ए स्पैन प्लेन। प्लेन क्यों का है, क्योंकि दो पिवट पोजीशन आ रही है इसके अंदर। ठीक है, अगर एक होता तो आप क्या कहते हैं, लाइन। फिर लाइन एक डायमेंशन में लाइन होती है ना, तो फिर आप कहेंगे लाइन। दो है तो प्लेन, तीन है तो फिर थ्री, आप सिंपल लिख दें 3D। ठीक है, और इस तरह आप अप टू जो जितने पिवट पोजीशन है। बहरहाल, तो स्पैन प्लेन इन R3। R3 क्यों का है, क्योंकि इसमें तीन रोज है। ठीक है, अगर पांच होती तो आप पांच R5 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो यस कॉलम्स ऑफ ए स्पैन, ये वाली चीज है आपकी। ठीक है, तो ये वाली चीज चेक करनी होती है स्पैन इस तरीके से, इज यू इन द प्लान इन स्पैन बाय द कॉलम्स ऑफ ए, गेस कर दो इधर में। ठीक है, वाई और वाई नॉट। अच्छा, अब इसमें इसको आप, अच्छा इसमें बताना आपने कि यू कहाँ पे है। यू वेक्टर आपका कौन सा था, ये वाला था ना। अब यू कहाँ पे है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, कि डायमेंशन इस तरह का बनता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है। तो अगर कोई एंट्री इस प्लेन में इस रीजन में लाई करेगी ना, तो उसमें जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर कोई इस प्लेन में लाई करेगी तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 0 होती है। ठीक है, और अगर इस वाले रीजन में लाई करेगी, इस वाले में, एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो ये कौन से प्लेन में लाई कर रही है यहाँ पे, वैसे एक्स 0 है, वो इन्होंने एक्स वाई नीचे लिया होगा। ठीक है, एक्स 0 है तो इस वाले प्लेन में लाई करेगी। ठीक है, इस वाले में, ये है ना, यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, वैसे मेंशन करते हैं कि अगर तो ये एक्स वाई का जिस तरह है ना। अब मैंने बताया कि एक्स 0 है तो मतलब ये वाला पार्ट नहीं होगा, इस वाले रीजन में लाई करेगा ये। ठीक है, तो इस पे जो वेक्टर होगा ना वो इस बॉक्स में लाई करेगा। ठीक है, इसको आप 3 डायमेंशन में बता सकता हूँ, यहाँ पे तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल, अच्छा इसके बाद लेट, अब इसमें वही काम करना है। इसमें कहा इज यू इन द सबसेट ऑफ R3 स्पैन्ड बाय द कॉलम्स ऑफ ए। वही आर को आप इक्वेट करें, ए एक्स इक्वल टू बी, और चेक कर लें कि कंसिस्टेंट आ रहा है या इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अगर तो कंसिस्टेंट आ रहा है तो आप कहेंगे कि स्कैन करता है, अदरवाइज नहीं करता। चलो या नाम भी लिख देना, ये जो कौन है, ये 308111। बस ठीक है यार, कोई चीज। अच्छा, ये हो गया। अगर ये वाला कहोगे तो करवा दूंगा, वरना आप लोग खुद से करना तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एंड में करवाता हूँ मैं, टाइम बचा तो भी करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें सिंपल ट्रू फॉल्स बताने हैं, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है। ये कह रहा है द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज रेफर टू एज अ वेक्टर इक्वेशन।
तो ये तो ट्रू है। नहीं सॉरी, वेक्टर इक्वेशन इस तरह नहीं होता, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ना। वेक्टर इक्वेशन मैंने बताया था वो इस तरह होता है, A1 B1 A2 B2, इस तरीके से। तो इसलिए इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर आपका, फॉल्स हो जाएगा। ये होती है ना वेक्टर इक्वेशन, और मैट्रिक्स इक्वेशन ये होती है। तो इसलिए ये वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा। चलते 23 का बी में कह रहा है, वेक्टर बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ओनली इफ द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हाँ, ये भी ठीक है। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन का बेसिस करता है। हाँ सही है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कि आप किसी भी वेक्टर को ना, सपोज बी वेक्टर है, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सको। ठीक है, ऐसे कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और ये लिख कब सकोगे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए इस वाले पार्ट में जो है ना, यही पूछ रहा है ये, वेक्टर बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली द इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एटलीस्ट वन मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कंसिस्टेंट है बेसिकली। The equation Ax equal to B is consistent if the augmented matrix has a pivot position in every row. The equation X is consistent, लाजमी नहीं है। अब देखो, इसमें कह रहा है कि हर रो में पिवट हो, कंसिस्टेंट होना लाजमी नहीं है। देखो, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, 1 4 3, और यहाँ पे 2। यहाँ पे लिखता हूँ 0 5 7 3, और यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखो, इसमें हर रो में तो पिवट नहीं है, इस रो में तो पिवट है ही नहीं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो इसलिए जब भी फाल्स आप कहो ना, तो उसके लिए काउंटर एग्जांपल दे दिया करो, ताकि पता चल जाए कि आप सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपका आइडिया किस तरह क्लियर है कि नहीं। तो ये देखो, अब इसमें देखो, रो तो 3 है लेकिन पिवट कितनी है, 2 है। तो इसलिए ये वाला जो सॉल्यूशन तो कंसिस्टेंट है, लेकिन पिवट तो नहीं है हर पोजिशन, हर रो में। तो इसलिए इसके लिए आप कहेंगे फॉल्स। ठीक है। अच्छा, डी में कह रहा है द फर्स्ट एंट्री इन द प्रोडक्ट ए एक्स इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी सही है। जब हम लिखते हैं कि A B C D, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स और वाई, जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, और इन दोनों का सम। तो यही तो किया है, फर्स्ट एंट्री है वो प्रोडक्ट, और सम है, ये है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का सम है, तो इसलिए ये वाली पार्ट भी फ्री हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, if the columns of the m s matrix span Rm, then the equation B is consistent. If the columns of the m matrix B span Rm, then the equation A is consistent. हाँ सही है। ये वही चीज जो मैंने बताया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी तो स्पैन करता है ना। तो वही तो इसने पूछा हुआ है, देन द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट फॉर बी, ईच बी इन आर एन। अगर स्पैन कर रहा है तो सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट होगा, जाहिर है। तो इसलिए ये वाली चीज भी ट्रू हो जाएगी। अच्छा, एवरी मैट्रिक्स इक्वेशन Ax equal to the correspond to a vector equation with the same solution set. हाँ ये भी, देखो, एवरी मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है, correspond to a vector equation with the same solution, ये ट्रू है। ये देखिए, हम जब हमने क्या किया था लास्ट टाइम, जो सवाल सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें यही किया था ना, कि वेक्टर इक्वेशन थी, ठीक है, वहां से हमने ये वाली मैट्रिक्स बनाई, और जो इसका सोल्यूशन आया था वही तो इसका सोल्यूशन आया था। तो यही तो पूछ रहा है, एवरी मैट्रिक्स इक्वेशन कोरस्पॉन्ड टू अ वेक्टर इक्वेशन विद द सेम सोल्यूशन, सोल्यूशन सेम होता है। आप इससे करें, इसका सोल्यूशन भी उसका सोल्यूशन, दोनों का सेम होगा। ठीक है। ये होता है ना, कि V1 V2 अप टू Vn, और यहाँ पे आपका होता है X1 X2 अप टू Xn। जब ये सॉल्व करते हैं, जो इसका सोल्यूशन आएगा, तो ये इसके तो इक्वल है ना, X1 V1 X2 V2 अप टू Xn, दोनों इक्वल है ना ये।
तो जो जो इसका सोल्यूशन होगा वही तो इसका होगा। ये क्या है, ये वेक्टर इक्वेशन है, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन आंसर है कहाँ गया, इसका ट्रू हो जाएगा। द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर system whose augmented matrix is this is the same as solution set of x। अच्छा, ये भी ट्रू है। ये वही है ना, जो इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इससे हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ये वाला सिस्टम लिखा होता है ए एक्स इक्वल टू बी, तो इससे हम ऑगमेंटेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑगमेंटेड में बनता क्या है, ये बनता है ना ए3 इक्वल टू बी। ठीक है। और ए1 ए2 ए3 क्या था यहाँ पे, लेट्स सपोज ये था ना ए1 ए2 ए3, और ये था एक्स1 एक्स2 एक्स3 इक्वल टू बी। बी आपका वेक्टर है। ठीक है। तो ए क्या था यहाँ पे, जो इसका सोल्यूशन आएगा ए1 ए2 ए3, तो वही तो इसका सोल्यूशन आ रहा है। तो यही तो पूछ रहा है इसके अंदर। कह रहा है कि द सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर सिस्टम हुज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है। इज द सेम एज द सोल्यूशन सेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी। तो यही तो है, जो इसका सोल्यूशन आएगा वही इसका आएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए जो था ये ए कॉलम्स बन जाते हैं, और यहाँ जो बी था राइट साइड पे वो आपका राइट मोस्ट कॉलम बन जाता है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा, डी में कह रहा है इफ द इक्वेशन दिस इज इनकंसिस्टेंट देन बी इज नॉट इन द वे स्टैंड बाय द कॉलम जस्ट ए। इफ द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सही है, देन बी इज नॉट इन द, सही है। ये उसने कंट्रा पॉजिटिव कर दिया बस। हम क्या कहते हैं, कहते हैं देखो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है तो क्या कहते हैं, स्पैन है। ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है इसने, इसमें कहा हुआ है सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है, तो बी इज नॉट स्पैन बाय द कॉलम्स। तो वही इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा, नॉट हो जाएगा बस। तो ये वाला चीज भी आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है। बहरहाल ये चीजें थी। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना स्पेसिफिक कोई सवाल आप लोगों का तो बता दो, और अपनी यार पे डाल के चल जाना। ठीक है। अच्छा, बस ठीक है। अगर कोई सवाल हो तो बता दो, जाना चले जाओ।